So today we are going to discuss the paper of day 6 मूल कॉन्सेप्ट और सोल्यूशन वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा थ्योरी भी याद कर लेंगे ताकि तुम लोग का रिवीजन और पक्का हो जाए। सो आई एम हिमांशु सर। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो कंजर्वेशन ऑफ मास में रिएक्शन अगर गिवन होता है तो वो बैलेंस रिएक्शन होना चाहिए, तभी तो मास कंजर्व रहेगा। इस साइड में 3 कार्बन है, इस साइड में सिर्फ एक कार्बन है। ऑप्शन नंबर 2 बैलेंस नहीं है, तो कौन सा नॉट करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, प्योर सैंपल ऑफ वाटर always yields 88.89% mass oxygen and 11.11% mass hydrogen. This explained by the law of, देखो वाटर का जो फॉर्मूला है वो H2O है, कोई भी सोर्स से उठाओ तो हाइड्रोजन का अमाउंट और ऑक्सीजन का अमाउंट वाटर में फिक्स रहेगा। ठीक है, ये रेशियो फिक्स रहेगी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन, नहीं तो कांस्टेंट कंपोजिशन। तो जो तीनों लॉ मिला, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ये तीनों ही थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। 3 में देखो एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए बोला है। एवरेज मोलर मास जब भी कैलकुलेट करते हो तो वो दोनों मोलर मास के आंसर बीच में आना चाहिए। लेकिन इस केस में देखो तो पहला वाला आइसोटेप का जो एबंडेंस है, मतलब जो नेचर में पाया जाता है, वो 99.9% पाया जाता है और दूसरे वाले का ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो उसके एवरेज मोलर मास भी पहले वाले के आसपास ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 है ना। वैसे तो एवरेज मोलर मास, गिवन मोलर मास जो भी जिसका भी एवरेज ले रहे हो उसके बीच में आना चाहिए, लेकिन ये वाला नेग्लिजिबल कॉन्सेप्ट से ऑप्शन नंबर 1 आ जाए। वैसे तो 1.00 समथिंग आने आएगा अगर अच्छे से करोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन में देखो, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। द वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का वजन पूछा है, ऑफ अ कंपाउंड C60 C60 H122। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्या है, इस एक मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम है? 60 है। एक कार्बन एटम का वजन कितना है? 12 है। 12 एमयू है एक एटम का वजन, प्लस हाइड्रोजन है 122, और एक हाइड्रोजन एटम का जो वजन है वो 1 है। यही आंसर है, लेकिन ये एमयू में है। एमयू में है, एमयू को अगर ग्राम में कन्वर्ट करोगे, एक एमयू का वैल्यू होता है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो ये करने के बाद तुम्हें एक मॉलिक्यूल का वजन मिल जाएगा, डेट टू इन ग्राम। अगर एएमयू में पूछता तो इतना आंसर होता। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर आ जाएगा ये कैलकुलेशन करने के बाद, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम ऑफ, देखो Na2CO3 दिया हुआ है, इसके नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछा है। तो कभी भी वजन दिया हुआ हो, नंबर पूछा हो, तो मोल के रास्ते से ही आगे बढ़ना होगा। तो वजन है 10.6, मोल्स में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय मोलर मास। देखो CO3 का तो मोलर मास रट के ही रख दो, 60 होता है। इसके आगे कैल्शियम लग जाए तो 100, Na2 लग जाए, Na2 मतलब 23, 2 गुना कितना होगा 46, मतलब 106, है ना। तो इसका रट के रख दो, बाकी आगे जो भी लग जाए उसको ऐड कर दो, तो ये 60 प्लस 46 दैट इज 106, है ना। तो ये आंसर आ जाएगा 0.1 मोल। तो 0.1 मोल Na2CO3 में क्या पूछा है? ऑक्सीजन का नंबर पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा है। तो पहली बात, इसके मोल मिल गए। एक मोल में 3 मोल ऑक्सीजन रहता है, तो ऑक्सीजन के मोल्स कितने हो जाएंगे? मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 0.1 इंटू 3 हो जाएंगे। नंबर कितना हो जाएगा? नंबर 0.1 इंटू 3 इंटू एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे किससे बना है? CH और N से बना है। ठीक है,
20% नाइट्रोजन है जिसमें। अब पूछा इच मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूलर वेट मिनिमम होना है तो नाइट्रोजन का अमाउंट भी मिनिमम रखो। तो मिनिमम नाइट्रोजन रखने का मतलब एक नाइट्रोजन तो होगा। तो अब देखो नाइट्रोजन एक है मान लो, तो एक नाइट्रोजन का वजन 14 है, डिवाइडेड बाई मोलर मास है, इंटू 100 करेंगे तो क्या देगा वो, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन दे देगा, नाइट्रोजन का मास डिवाइडेड बाई टोटल मास इंटू 100। और वो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। तो उससे तुम्हें मोलर मास ऑफ द मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करके, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्लियर। तो आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा इसको सॉल्व करने से, m की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नंबर 6 था, सॉरी दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ, क्या पूछा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है दिस, और मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा, कॉमन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने का मन ना हो तो ऑप्शन में देख लो 120 किसका मोलर मास है, उससे भी हो जाएगा, है ना। अब सॉल्व करोगे, ये अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला है तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला कितना होगा, इंटू एन, कुछ होल नंबर इंटू एन, मतलब सी एन एच ट्वाइज एन ओ एन। अब देखो इसकी मॉलिक्यूलर वेट गिवन है, तो इसकी मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, कार्बन 12 है, 12 इंटू एन, प्लस हाइड्रोजन 1 है, 1 इंटू 2n, प्लस ऑक्सीजन 16 है, प्लस 16 इंटू एन। तो ये सब मिला के कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। तो इससे एन निकाल लो, है ना। एन जो भी आएगा डाल दो इसमें, तो तुम्हें मिल जाएगा। तो एन आएगा शायद 4, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है, देखो अच्छे से। Calcium carbonate reacts with aqueous HCl to give CaCl2 and CO2 according to the reaction list. What mass of CaCO3 is required to react completely with 25 ml of 0.75 मोलर HCl? ठीक है, तो इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, फिलहाल हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के तरीके से करते हैं। ठीक है, तो व्हाट मास ऑफ इतना इज इक्वल टू रेट कंप्लीटली, CaCO3 कितने HCl से के साथ रिएक्ट करता है, 2 मोल्स ऑफ HCl के साथ रिएक्ट करता है। इसके 1 मोल के लिए चाहिए 2 मोल। ठीक है, तो क्या करेंगे, मास पूछा है, मास से पहले मोल्स निकाल लो। मोल्स निकालने के लिए सबसे पहले HCl के तो मोल्स निकाल लो, कितनी जरूरत पड़ी, HCl के जब मोल्स जरूरत पड़ी, मोल्स ऑफ HCl जो जरूरत पड़ा वो है मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी कितना है 0.75, है ना, इंटू वॉल्यूम कितना है, ml में है, देखो मोल्स निकालने के लिए तुम्हें लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज 0.025। ये आ गई मोल्स ऑफ HCl। समझो बात। अब देखो हमें मोल्स ऑफ HCl नहीं पूछा है, हमें मोल्स भी नहीं, वेट पूछा है, वेट से पहले मोल्स निकालो CaCO3 का। तो क्या करेंगे, HCl का अगर 2 मोल रिएक्ट होता है तो CaCO3 का सिर्फ 1 मोल रिएक्ट होता है। तो HCl का मतलब क्या है, आधा रिएक्ट होता है, CaCO3 का आधा मोल्स जरूरत होता है जितना HCl है। तो मोल्स ऑफ जो CaCO3 जरूरत पड़ेगी वो आधा जरूरत पड़ेगा, 0.75 इंटू 0.025 डिवाइडेड बाई 2 जरूरत पड़ेगा। मोल्स ऑफ CaCO3 मिल गया, वेट पूछने के लिए मोल्स इंटू मोलर मास कर दो, काम खत्म, वेट मिल जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 36 ग्राम of carbon and 128 gram of oxygen gas are mixed to produce carbon monoxide. Calculate the amount of CO formed and identify the limiting reagent. Carbon plus half oxygen gives carbon monoxide. ठीक है, ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो। अगर करना है तो 2C प्लस O2 गिव्स 2CO,
ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो, जैसे तुम्हारी मर्जी। फ्रैक्शन को अवॉइड करो, होल नंबर में करते आसान रहेगा। तो क्या है, 36 ग्राम ऑफ कार्बन लिया गया है, 36 ग्राम, 128 ग्राम ऑफ O2 लिया हुआ है, 128 ग्राम ऑफ O2 लिया हुआ है। अब सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर स्टोइकोमेट्री करना होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले निकाल लो, मोल्स कितने इसके पड़े, तो 36, कार्बन का मोलर मास हो 12, सो 3 मोल्स, O2 का है 32, तो इसके 4 मोल, 32 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। ठीक, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, क्या करना है, गिवन मोल्स पर स्टोइकोमेट्री करना है। इसके 3/2, इसके 4/1, 4/1, जो छोटा आया वो लिमिटिंग रिएजेंट, कार्बन छोटा आया तो ये हो गया तुम्हारा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के बाद इस वैल्यू का कोई काम नहीं है। ठीक, लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन है, तो अब CO भी निकालना है, तो कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट मतलब A और B में से कोई ऑप्शन होगा। अब CO का क्या पूछा है, मास पूछा है, तो कार्बन के 3 मोल्स है ना, तो 2 मोल कार्बन यूज करते, 2 मोल कार्बन यूज करते तो इसके भी 2 मिलते, तो जितने कार्बन यूज करते उतने ही कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है। तो कार्बन कितने यूज किए, 3, तो इसके मोल्स भी कितने मिलेंगे, 3। अब 3 मिल गए, मोलर मास से मल्टीप्लाई करो तो वजन भी मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यह क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, if the concentration of glucose in blood is मोलरिटी ग्राम पर लीटर में गिवन है, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, मतलब ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर ही करना है ना, तो ग्राम पर लीटर कितना गिवन है, 0.9 ग्राम पर लीटर है, तो इसको डिवाइडेड बाय क्या कर दो, मोलर मास कर दो, ग्लूकोज का मोलर मास रट भी लो 180 होता है ना, आंसर आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन दिया हुआ है, जस्ट कन्वर्ट इट इनटू मोल पर लीटर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं अब, द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन obtained by dissolving 2.5 ग्राम ऑफ NaCl in 100 ml of water is, कुछ नहीं करना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो NaCl का वॉल्यूम नेग्लेक्ट करेंगे, है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, मोलरिटी जो आएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इट इज 2.5 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय NaCl का मोलर मास कितना होता है, 58.5 होता है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन 0.1 लीटर में करना है ना, तो दिस इज द आंसर, इजी, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा करने से। ठीक है, मैं कैलकुलेशन अभी नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग फिर जो उसमें भी फंसे हो उसके कैलकुलेशन कंप्लीट करना। नेक्स्ट, what is the molarity of H2SO4 solution that has a density of इतना 1.84 ग्राम पर ml, ccml की बात है, at 35 डिग्री सेल्सियस and contains 90% by weight, तो मोलरिटी का सीधा फॉर्मूला रट के रख दो, परसेंटेज W/W गिवन होता है, पर बाई वेट मतलब W/W, तो परसेंटेज W/W दैट इज 98 इनटू डेंसिटी दैट इज कितना है 1.84 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास कौन है, H2SO4 है अपना सॉल्यूट, तो बेसिकली मोलर मास ऑफ H2SO4 दैट इज 98। ठीक है, अब परसेंटेज बाय W/V होता तो उसकी फॉर्मूला होती है परसेंटेज W/V इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो तब डेंसिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ये W/W गिवन है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट के ऐसे फॉर्मूला पूरा रट के बैठो। क्वेश्चन नंबर 13, 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 completely neutralized, कितना सेंटीमीटर क्यूब, 25 ml, सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml। ठीक है, completely neutralized
0.064 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। मोलरिटी ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन इज, इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो रिएक्शन करके करो, H2C2O4 NaOH के साथ रिएक्शन करेगा, ये एसिड है, ये बेस है, सॉल्ट और वाटर मिलेगा बैलेंस करके। क्या तो इसको एकदम सिंपल में करे था करे, तो कैसे करें, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद कर लो, जो कि हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में मतलब करेंगे, फिर भी बहुत लोगों को पता ही होगा, क्लास में पढ़ाया गया है। तो इसके इक्विवेलेंट के बराबर होना चाहिए। तो क्या पूछा है, मोलरिटी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड पूछा है ना। तो ऑक्जेलिक एसिड का मोलरिटी मान लेते हैं m, ठीक। तो मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम शुड बी लीटर, 0.025 इंटू एन फैक्टर, ऑक्जेलिक एसिड का सब लोग एन फैक्टर याद करो, एसिड है जितने हाइड्रोजन है, तो 2, ये इसकी इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट। इसका मास गिवन है, मास से मोल्स इंटू एन फैक्टर करके भी करो, है ना। तो मोल्स कैसे निकलेगा, 0.064 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। NaOH का मोलर मास कितना होगा, 23 प्लस 16 प्लस 1, ये है इसकी मोलर मास। तो मोल्स मिल गया इंटू एन फैक्टर, NaOH का एन फैक्टर 1 है, तो इससे उसकी मोलरिटी मिल जाएगी। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। तो ऐसे क्वेश्चंस को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से बहुत इजीली किया जा सकता है, rather than राइटिंग द रिएक्शंस, फाइन, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन कर लो, उससे मोलरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा है, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ प्योर वाटर, क्वेश्चन नंबर 14, है ना। मान लो मोलैलिटी, मोलैरिटी सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट है, तो कोई भी अमाउंट मान लो 1 लीटर मान लो वाटर लिया, और वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, 1 ml का 1 ग्राम, है ना। तो 1 लीटर का 1 kg होगा, मतलब वेट हो जाएगा 1 kg, क्लियर। तो मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ द सल्यूट, है ना। तो एक्चुअली वाटर का मोलैलिटी, मोलैलिटी कोई सेंस नहीं बनता, सिर्फ सॉल्वेंट का हम लोग मोलैलिटी निकाल रहे हैं। मोलैलिटी मोलैलिटी एक्चुअली सोल्यूशन का होता है, पर पूछा है तो करना पड़ेगा। मोल्स कैसे निकलेगी, वजन है 1 kg, मतलब 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर, दैट इज 18 मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी तो 1 kg है, तो आंसर आ जाएगा 55.5, ठीक है। इस क्वेश्चन का बहुत ज्यादा सेंस मेरे हिसाब से तो नहीं बनता, बिकॉज वाटर इज नॉट अ सोल्यूशन, इट्स अ सॉल्वेंट, तो इसकी कंसंट्रेशन निकालना कोई सेंस नहीं बनता है। पूछा तो हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। Let's move forward to question number 15. तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा है, the density of 3 molar solution of NaCl is 1.25 gram per ml. Calculate the molality of the solution. Calculate the molality of the solution. तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, molality is equal to 1000 into molarity, that is 1000 into 3 divided by 1000 into density, that is 1000 into 1.25 minus molarity into molar mass, molar mass है 58.5. So this is the formula to calculate the molality of a solution where molarity and density is given. रट लो इसको, ठीक है। फॉर्मूला फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ, 1000 into molarity divided by 1000 into density minus molarity into molar mass of the solute, फाइन। तो कैलकुलेट करने से ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, टोटल नंबर ऑफ एटम्स रिप्रेजेंट बाय द कंपाउंड दिस इज, क्या है, CuSO4 डॉट 5H
5H2O, टोटल नंबर ऑफ एटम्स गिनो। कॉपर का 1, सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। देखो हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, 3 है। वाटर में 3 एटम है, लेकिन ऐसे 5 वाटर है, तो 5 3 15। ठीक, तो आंसर 21 आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा है? द मास ऑफ 122 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ CH4 गैस एट STP इज। देखो कभी भी बेसिकली वॉल्यूम से मास, मास से नंबर, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस हो तो मोल के थ्रू जाना पड़ेगा, है ना। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 112 सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml, है ना। 0.112 लीटर। ठीक है, तो मोल्स कितने होंगे? एसटीपी में जो मोल्स होते हैं वो है 22.4 से डिवाइड करना पड़ता है ना। मोल्स निकल गया। तो क्या पूछा है? द मास पूछा है, मास पूछा है तो वेट कितना होगा? मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो इजी है ऐसे क्वेश्चन। CH4 का मॉलिक्यूलर वेट 16 है, तो 16 से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा आंसर। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। 18 कैसे करते हैं? द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इज 11.2। 2 इंटू वेपर डेंसिटी से मोलर मास मिलता है। पहली बात ये यूज होगा कि नहीं होगा देखते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला भी याद रखना। द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 ग्राम ऑफ द गैस एट STP। बिल्कुल वॉल्यूम पूछा है तो मोल्स चाहिए, है ना। और 1 ग्राम दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है 1 ग्राम। मोल्स निकालने के लिए डिवाइडेड बाय मोलर मास करना पड़ेगा। 1 डिवाइडेड बाय मोलर मास कैसे निकलेगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी, मतलब 22.4, है ना। ये मोल्स निकल गया। द वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम कैसे निकलेगा? मोल्स इंटू 22.4, है ना। तो आंसर 1 लीटर है, सिंपल है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 18 भी सिंपल है। तो सारे चीजों का जो कॉन्सेप्ट है वो मोल्स के थ्रू जाता है। और मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, रट लो इस फॉर्मूले को भी। तो क्वेश्चन नंबर 19। 19 क्या बोल रहा है? द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल इज 9, है ना। द वेपर डेंसिटी of its chloride is 59.25, the atomic weight of the metal is। देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल कितना है? 9, है ना। इक्विवेलेंट वेट दिया हुआ है 9 है, तो एटॉमिक वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर होता है जो उसका बेसिकली चार्ज होगा, उस मेटल का, उस आयन का चार्ज होगा। तो 9 इंटू एन मान लेते हैं। अब समझो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्टकट में करते हैं। मान लो कोई मेटल है, MCl भी हो सकता है, MCl2 भी हो सकता है उसका क्लोराइड, MCl3 भी हो सकता है। तो जो भी इस मेटल का चार्ज होगा वही क्लोरीन के नंबर पे रिफ्लेक्ट करेगा। हम लोगों ने मेटल का चार्ज n मान के रखा है ना। तो उसका जो मोलर मास हो, उसका जो मतलब वो कंपाउंड का जो फॉर्मूला होगा तो MClN होगा। क्लियर? तो अब क्या गिवन है? तो उस पूरे कंपाउंड वेपर डेंसिटी ऑफ इस क्लोराइड गिवन है, वेपर डेंसिटी उस क्लोराइड गिवन है, तो मोलर मास कितना हो जाएगा? 59.25 इंटू 2 हो जाएगा इसकी मोलर मास, विच इज इक्वल टू, ठीक है, मोलर मास ऑफ द मेटल, जो एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल या मोलर मास ऑफ द मेटल विच इज 9 इंटू एन, है ना, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन का कितना है? 35.5 इंटू एन। क्लियर? तो उससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? एन मिल जाएगा, तो एटॉमिक वेट भी मिल जाएगा। ठीक है,
ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है तो इसमें ध्यान दे दो। ठीक, अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20, 20 क्या बोल रहा है? अ मेटल एम ऑफ मास ई, of equivalent mass E, forms an oxide of molecular formula MXOY. ठीक है, the atomic mass of the metal is given by the correct equation. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को रट ही लो। तो क्या होता है, तो बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो -2 में होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, y डिवाइडेड बाय x, इन दोनों का जो एटम का रेशियो है, इनटू 2 इंटू इक्विवेलेंट मास। ठीक है, सो दैट इज द एटॉमिक मास ऑफ द मेटल इन एनी ऑक्साइड। ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मेटल का रेशियो इंटू 2 इंटू इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल। ठीक है, तो इसको एज अ फॉर्मूला याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 21, which has the maximum number of molecules among the following। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए सबका मास गिवन है ना, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास कर लो, वो मोल्स आ जाएगा। मोल्स जिसका सबसे ज्यादा, उसके मॉलिक्यूल्स भी सबसे ज्यादा। तो देख ही लो, पहला वाला ऑप्शन में 44 ग्राम ऑफ CO2 है। CO2 का जो मोलर मास है वो भी 44 है, तो 1 मोल आएगा। नेक्स्ट वाले का भी 1 मोल, डी का भी 1 मोल, सी का क्या है, 8/2 दैट इज 4 मोल आएगा। मोल जिसका सबसे ज्यादा, मॉलिक्यूल्स भी उसके सबसे ज्यादा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 22। 22 नंबर क्वेश्चन कैसे करोगे? 22 नंबर क्वेश्चन में द नंबर ऑफ एटम्स इन इतना ग्राम ऑफ हीलियम, इजी है, वर्जन है 52। ठीक है, हमेशा नंबर ऑफ एटम्स पूछने से मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 4, ये है मोल्स, और नंबर हो जाएगा मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, सिंपल। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। चलो ठीक है, अच्छा 23 से पहले 20 वाला क्वेश्चन मैं और एक बार बता देता हूँ, बहुत लोगों का हो सकता है बाद में डाउट भी रह जाए। 20 नंबर क्वेश्चन में एक तो ऑक्साइड का अगर तुम्हें फॉर्मूला गिवन है, तो वो सीधा तुम लोग इससे, अगर मेटल का एक इक्विवेलेंट मास गिवन है E, तो सीधा उसका जो एटॉमिक मास होता है वो फॉर्मूला याद भी रख लो, y/x × होता है। अगर कैसे आया समझोगे, तो देखो, मान लो इसका जो बेसिकली चार्ज है वो n है, और ऑक्सीजन का तो -2 होगा, तो nx माइनस ट्वाइस y शुड बी इक्वल टू 0, टोटल चार्ज 0 होना चाहिए। तो n की वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस y/x। n मतलब चार्ज ऑफ द मेटल which will act as n factor of the metal, hence atomic weight जो आ जाएगा that is n factor, that is twice y/x into equivalent mass। तो मैं इसको ऑक्साइड का अगर फॉर्मूला गिवन होता है, मेटल का इक्विवेलेंट मास गिवन होता है, तो मैं ये रटने के लिए प्रेफर करूंगा। ठीक है, तब मैंने फॉर्मूला ही दे दिया था, लेकिन मुझे अचानक से चलो याद आया कि एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23,
क्वेश्चन नंबर 23 में which of the following concentration factors is affected by change in temperature? टेम्परेचर जो चेंज, देखो टेम्परेचर चेंज होने से मास चेंज नहीं होता, नंबर चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज होता है। तो जिस फैक्टर में भी वॉल्यूम एसोसिएटेड है वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो मोलरिटी में वॉल्यूम है, चेंज होगा, मोलरिटी में नहीं है, मोल फ्रैक्शन में भी नहीं है। वेट फ्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, उसमें भी वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्लियर। तो ये हो गया 23। तो लेट्स मूव टू 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, 6.02 into 10 to the power 10 molecules of urea are present in itna ml of the solution. The concentration of the solution is, concentration molarity पूछा है, molarity मतलब moles, moles of solute divided by volume of the solution in liter। मोल्स कैसे निकलेगा, 0.02 इंटू 10 टू पावर 20 दिया हुआ है, नंबर्स है ना, नंबर्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर कर दो, that will give you moles divided by volume of the solution in liter, कितना हो जाएगा 0.1। क्लियर, इजी क्वेश्चन है। यह है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 25, ग्लूकोज सॉल्यूशन is 1 molal, molality given है 1, glucose present in 1 kg glucose solution is, ग्लूकोज, देखो अब मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सल्यूट है ना, मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। अब समझो बात, हाँ, ग्लूकोज प्रेजेंट, ग्लूकोज का वजन पूछा है। देखो अब मोल्स ऑफ द ग्लूकोज अगर हम लोगों ने एन लिया है तो एन, नीचे क्या दिया, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी चाहिए, ग्लूकोज प्रेजेंट इन 1 केजी ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का दिया है 1 केजी, है ना, 1 केजी मतलब 1000 ग्राम, चलो 1 केजी में ही रखो उसको। यह है सॉल्यूशन का वजन, हमें चाहिए वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, तो सॉल्यूट का वजन कितना होगा, सॉल्यूट का वजन होगा मोल्स इनटू मोलर मास, मोलर मास ग्लूकोज का 180 होता है, डिवाइडेड बाय 1000, बिकॉज ये ग्राम में देगा, हमें केजी में चाहिए, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, अब क्या है, मोलरिटी 1 गिवन है, शुड बी इक्वल टू 1000, ऊपर 1000 इंटू एन आ गया, डिवाइडेड बाय 1000 माइनस 180 एन, इसको सॉल्व कर लो और एन निकाल लो, एन, एन का वैल्यू हो गया मोल्स, उसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, वजन मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 26 में आओ, वेरिएशन ऑफ केज विद टेम्परेचर इज शोन बाय द ग्राफ, टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी घट जाता है गैस की, बिकॉज केएच बढ़ जाता है, नोट्स का पॉइंट है। तो टेम्परेचर बढ़ने से केएच बढ़ेगा, वो कौन सा वाला ग्राफ बोल रहे हैं, सिर्फ ग्राफ नंबर 1 बोल रहे हैं, ग्राफ नंबर 4 पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, गलत है। तो क्वेश्चन ग्राफ नंबर 1, 26 नंबर क्वेश्चन थियोरेटिकल है, ग्राफिक ग्राफ वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, the vapor pressure of a pure liquid solvent in 0 solvent is 0.8, है ना, प्योर लिक्विड सॉल्वेंट, पी नॉट ए का वैल्यू गिवन है 0.8। हमेशा जो भी क्वेश्चंस में चीजें दिया रहता है उसको लिख लिया करो, तभी हिंट मिलता है कि क्या करना है क्वेश्चन में। पी नॉट इज 0.8। When a non-volatile solute B is added to the solvent, its vapor pressure dropped to 0.6, drop to, drop by नहीं, drop to मतलब final vapor pressure, it is PA 0.6, thus the mole fraction of component B is, तो हमें पता है PA is equal to P naught A into XA,
तो XA जो आ जाएगा वो PA 0.6 by 0.8 दैट इज 3/4 आ जाएगा। तो XB पूछा है हमें, दैट इज 1 minus 3/4 दैट इज 0.25 आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है, आंसर इज 0.25। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। 27 number question. Let's move to question number 28. 28 में क्या गिवन है? Vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is, vapor pressure of pure water P naught water A ही मान लेते चलो 23.8 torr. Thus vapor pressure of a solution containing 6 gram of urea, 6 gram of urea, NH2CO, NH2 and 68.4 gram of sucrose in 10 moles of water is, चलो क्या बोल रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज इतना, thus vapor pressure of a solution containing 6 gram of urea and इतना ग्राम of sucrose in 10 moles of water is, तो हमें क्या करना होगा, PA is equal to P naught A into XA। XA निकालने के लिए हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के लिए हम लोगों को कैलकुलेशन कैसे करना पड़ेगा, पी नॉट ए तो गिवन है 23.8 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर में सबसे पहले मोल्स ऑफ वाटर, 10 मोल्स ऑफ वाटर गिवन है, डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स तो कितने रहेंगे, कंटेनिंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया, 10 मोल्स ऑफ वाटर, 6 डिवाइडेड बाय यूरिया का 60 प्लस सुक्रोज 68.4 डिवाइडेड बाय सुक्रोज का होता है 360। सो दिस इज द कैलकुलेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें सेकेंड 360 नहीं है 342 होता है। क्या था सुक्रोज, क्या था सुक्रोज, C12H22O, H22O11 ये था सुक्रोज, इसका 342 होगा, तभी तो ये सब कुछ कैंसिल आउट होगा ना। ओके हाँ अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0.2 होगा, ये 0.1 होगा, 10.3 हो जाएगा, ऐसा कुछ कैलकुलेशन होगा। 23.8 10 डिवाइडेड बाई 10.3, ये 0.1 ये 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली वही सी ऑप्शंस निकलेगा। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 में, which of the following liquid pairs shows a positive deviation from Rolle's law? पॉजिटिव डेविएशन में मैंने क्या बोला था, फाइनली बॉन्ड वीक हो जाना चाहिए। तो एक में जनरली ऑप्शंस में क्या रहता है, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहता। जैसे ऑप्शन नंबर बी में मिथानॉल में सीए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बेंजीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। क्लास के नोट्स एक बार देख लेना। तो ये दोनों का मिक्सचर पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, a solution of two liquids boils at temperature more than the boiling point। boiling point ज्यादा मतलब वेपर प्रेशर कम, वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से कम मतलब नेगेटिव डेविएशन, है ना। बॉइलिंग पॉइंट और
बेसिकली वेपर प्रेशर का क्या रिलेशन है, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड घट जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। अ सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड्स बॉइल्स एट टेंपरेचर मोर देन द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है तो वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से कम आना चाहिए, हेंस द बाइनरी सॉल्यूशन। अगर वेपर प्रेशर कम आ रहा है मतलब ग्राफ नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब नेगेटिव डेविएशन। याद है तुम लोग, ऐसा ग्राफ था, ये नॉर्मल था और ये नेगेटिव डेविएशन। जब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। इस पॉइंट को बोलते थे मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, बिकॉज इसमें वेपर प्रेशर मिनिमम था। एक बार रिवाइज कर लेना, ये वाला पॉइंट डेविएशन वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 31, which combination following terms are matched correctly? वेपर प्रेशर, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, लेटेंट हीट। चलो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। वेपर प्रेशर ज्यादा है, वेपर प्रेशर ज्यादा मतलब ज्यादा वेपर बन रहा है, ज्यादा वेपर बन रहा है मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक होना चाहिए, तो वेपर प्रेशर हाई, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक, सही बात है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन भी छोटा होना चाहिए, है ना। लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन मतलब कितना हीट देने से वेपोराइज होगा, अगर वीक है तो कम हीट देने से होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द परफेक्ट मैच। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है समझो। Addition of 0.643 gram of a compound to 50 ml of benzene lowers the freezing point from this to this. मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज, देखो मोलर मास ऑफ द कंपाउंड के लिए एक फॉर्मूला ही है, मतलब बेसिकली एनसीईआरटी में, लेकिन कितना फॉर्मूला रटोगे, तो इसको नॉर्मल कॉन्सेप्ट से जाते हैं। एक बार मोलैलिटी मिल जाए तो मोलर मास भी मिल, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड भी मिल जाएगा। तो एडिशन ऑफ इतना लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या था 5.51 से 5.03 हो गया, है ना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, ये 8 और ये 4। दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.48, ठीक है। अब डेल्टा टी एफ 0 शुड बी इक्वल टू आई नॉन कंपाउंड और बेंजीन, आई बेंजीन का 1 होता है, इंटू के बी, के एफ दिया हुआ है 5.12 इंटू मोलैलिटी। तो सबसे पहले इससे तुम्हें मोलैलिटी मिल जाएगा 0.48 डिवाइडेड बाय 5.12, मोलैलिटी मिल गया, ठीक। तो मोलर मास ऑफ द कंपाउंड पूछा है, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब वेट दिया हुआ है 0.643 डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि हमें निकालना है ना, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। पूरे सॉल्यूशन का मास कितना है, पूरे सॉल्यूशन का मास है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 0.879 इंटू वॉल्यूम कितना है 50, दोनों ml ml में है, ग्राम पर ml और वो ml। ये है वेट ऑफ द सल्यूट, ये वेट ऑफ द सॉल्यूशन इन ग्राम, लेकिन वेट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं चाहिए, वेट ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए, तो माइनस सॉल्यूट का वेट कितना है 0.643, ये है ग्राम में। अगर केजी में चाहिए तो डिवाइडेड बाय 1000 should be equal to 0.48 divided by 5.12, ठीक है। अब ये मोलर मास इससे निकलेगा, ये थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, ओके। कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, मोलर मास नीचे चला जाएगा, तो इसको सॉल्व करके आंसर आएगा डी। दिस इज अ लॉन्ग कैलकुलेशन क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में करो तो बेटर होगा, नीट में अगर आ जाता है तो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या पूछा है, हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 liter ऑफ water so that solution will not freeze at
4 डिग्री फ़ारेनहाइट। सबसे पहले 4 डिग्री फ़ारेनहाइट, पहली बात तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में हमें सेल्सियस में अगर पता है फ्रीजिंग पॉइंट, तो 4 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में लेके जाना पड़ेगा। तो क्या होता है, F माइनस 32/9 शुड बी इक्वल टू C/5। सबसे पहले इसमें F के जगह क्या पुट कर दो, 4, 32/9 should be equal to C/5. तो C is equal to 5 into -28 divided by 9। इसको ऑलमोस्ट 27 पकड़ोगे तो -15 होगा, अराउंड ऑलमोस्ट इक्वल टू -15 डिग्री सेल्सियस माइनस, मतलब डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो है 15, है ना। हाउ मच इथाइल अल्कोहल वजन पूछा है, मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर, है ना। तो डेल्टा TF अगर मिल गया 15, 15 शुड बी इक्वल टू आई का वैल्यू 1 इंटू KF दिया हुआ है 1.86 इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी में वेट बाय मोलैलिटी ही निकाल लो पहले, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी जो आएगा वो आएगा 15 डिवाइडेड बाय 1.86 आएगा। मोलैलिटी मिल जाए, मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉलिड। मोल्स कैसे निकलेगी, मास, जो कि तुम्हें पूछा है, x डिवाइडेड बाय C2H5 का मोलर मास, C2H5OH, C2H5OH का मोलर मास निकाल लो, H5। चलो मैं इसको थोड़ा सा हटा, मोलर मास ऑफ C2H5OH कितना हो जाएगा, मोलर मास C2 12 इंटू 2 H5 5 इन H5OH, तो 6H हो जाएगा, 6 इंटू 1 प्लस 16 C2H5OH, इतना है मोलर मास। इसमें डाल दो मोलर मास का वैल्यू, इसमें मोलर मास का वैल्यू डाल दो, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। 1 लीटर ऑफ वाटर सॉल्वेंट है, केजी में 1 लीटर का वजन 1 kg होता है, शुड बी इक्वल टू 15/1.86। उससे x निकल जाएगा आराम से, ठीक है। तो सॉल्व कर लेना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाले क्वेश्चंस का मोलर मास कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस थोड़ा लेंथी होता है, कोई बात नहीं, कर लेना, डिफिकल्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या पूछा है, 34। 34 में क्या पूछा है, 34 में पूछा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट solute is elevation in boiling point 1.04 is equal to non electrolyte I1 into Kb, Kb कितना है 0.52 into molality M, है ना। Elevation in boiling point of an aqueous solution of a non-electrolyte solute. What is the depression in freezing point of this solution? Depression in freezing point मतलब डेल्टा TF पूछा है, वो भी 1 इंटू KF, KF कितना दिया 1.86 इंटू मोलैलिटी। दोनों को डिवाइड कर दो, एक ही अननोन बचेगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा आराम से, है ना। तो क्या हो जाएगा डिवाइड करने से, मान लो डेल्टा TF डिवाइडेड बाय 1.04 शुड बी इक्वल टू 1.86 डिवाइडेड बाय 0.52, इससे ये निकल जाएगी। क्लियर, ये होगी क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन डेंसिटी। तो हमें क्या चाहिए, एलिवेशन डेल्टा TB इज इक्वल टू ग्लूकोज का I1 होता है इंटू KB इंटू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी नहीं गिवन है, मोलरिटी गिवन है, मोलरिटी और डेंसिटी गिवन है, फॉर्मूला मार दो, मोलरिटी इज इक्वल टू
1000 into m molarity 1, 1000 into rho 1.12 minus molarity into molar mass, ग्लूकोज सोल्यूशन 180, इसको इसमें डाल दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? Which of the given aqueous solution has maximum boiling point? बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होने के लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी मैक्सिमम होना चाहिए, तो मोलैलिटी सबसे ज्यादा होना चाहिए। परसेंटेज बाय वेट गिवन है ना? तो मोलैलिटी सबसे किसका ज्यादा है, तो कैसे निकालोगे मोलैलिटी? मोलैलिटी इज इक्वल टू परसेंटेज। परसेंटेज पहली बात समझ लो, पहला ऑप्शन है 18 ग्राम ग्लूकोज सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? 18%, 18 ग्राम ग्लूकोज is present in 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, वेट बाय वेट, नीचे सोल्यूशन और उसमें ऊपर सोल्यूट। ठीक है, तो सब में क्या है? 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन ही आएगा, है ना? तो मोलैलिटी क्या है? मोलैलिटी है मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सोल्यूट पहला वाला ऑप्शन के लिए, ए वाला ऑप्शन के लिए क्या हो जाएगा? मोलैलिटी 18, है ना? 18% ग्लूकोज, ग्लूकोज मोल मतलब वजन है 18 ग्राम, तो मोलर मास है 180, यह मोल्स। अब वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ द सॉल्वेंट मतलब कितना सोल्यूशन 100 ग्राम था, माइनस ऑलरेडी कितना सोल्यूट का वजन है 18 ग्राम है, और डिवाइडेड बाय क्या है 1000। ए नंबर ऑप्शन की मोलैलिटी ऐसे निकलेगी। ठीक है, क्लियर? बी नंबर ऑप्शन की मोलैलिटी कैसे निकलेगी? 34 टू इतना ग्राम सोल्यूट है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सुक्रोज 342 है, थोड़ा देर पहले समझा था, डिवाइडेड बाय 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, 100 माइनस ये पूरे को 1000 से डिवाइड, है ना? 100 माइनस 34.2 है, ये ग्राम में है, केजी में करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर है? तो ये 0.1, ये भी 0.1 है, सबके ऊपर ऑलमोस्ट 0.1 ही आएंगे। हाँ, तीनों ऑप्शंस में 0.1 0.1 0.1, लेकिन नीचे वाला ऑप्शन जिसका सबसे ज्यादा रहेगा वही करेक्ट, जिसका सबसे कम रहेगा उसकी मोलैलिटी सबसे ज्यादा रहेगी। तो ये 100 माइनस 18, एक 100 माइनस 6, ये वाला छोटा है, लास्ट वाला है 100 माइनस 6 आएगा, तो वो सबसे छोटा बी होगा नीचे वाला, तो मोलैलिटी सबसे ज्यादा बी का होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा किसका होगा? बी का हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वाले चीजें एक बार रिवाइज कर लो। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब फिर से एक बार समझ लो, अगर 18% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू गिवन है या बाई वेट गिवन है, इसका मतलब 18 ग्राम सल्यूट रहेगा इन 100 ग्राम सोल्यूशन, ये केस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में बोला है व्हेन अ फॉर्मेशन ऑफ पर्शियन ब्लू, there is formation of Persian blue when Fe3 plus reacts with FeCN6 4 minus. Two solutions is shown in the separate semi-permeable membrane by separated by semi-permeable due to osmosis there is. देखो, इसमें ब्लू कलर होगा जब Fe3 प्लस और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये दोनों रिएक्ट करेंगे, लेकिन ये दोनों सॉल्यूट है, सॉल्यूट तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इधर उधर होता नहीं, सॉल्वेंट है ना? सॉल्वेंट का ही इधर उधर होता है, तो सॉल्वेंट का इधर उधर होगा तो ये दोनों कभी भी मिक्सअप होने का चांस नहीं मिलेगा, मतलब ब्लू कलर फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, गुड क्वेश्चन, ऑस्मोसिस से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 37 हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38 पे। 38, a solution containing 1 gram of glucose and 1 gram of sucrose in 1 liter solution is found to be
isotonic with a solution containing 2 gram of another unknown solute X in 1 liter solution. Thus, molar mass of the solute X is a solution containing 1 gram of glucose moles. one isotonic solution समझो पहले. सोल्यूशन आइसोटोनिक है मतलब दोनों की ऑस्मोटिक प्रेशर सेम. ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आई सी मतलब कंसंट्रेशन. आरती टेम्परेचर नहीं गिवन है तो सेम है. आर कांस्टेंट है. आई सबके लिए 1 है. तो बेसिकली आइसोटोनिक होने के लिए कंसंट्रेशन सेम होना पड़ेगा बेसिकली, है ना. तो C1 शुड बी इक्वल टू C2. बाकी सब तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो कंसंट्रेशन ऑफ द फर्स्ट सोल्यूशन कैसे निकलेगा? मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. A solution containing 1 gram of glucose 1 divided by glucose 180 plus 1 gram of sucrose 1 divided by 342. ये है moles of the solute in the first solution. In 1 liter of solution is found to be 1 liter. Isotonic with a solution containing 2 gram molar mass है m. Solute in 1 liter solution divided by 1, है ना. तो तुम्हें m निकालना है. आ जाएगा आराम से. तो आइसोटोनिक अगर है तो मैक्सिमम टाइम में दोनों की कंसंट्रेशन सेम आएगी. अगर टेम्परेचर सेम है, फेंटो फैक्टर सेम है तो क्लियर. तो इसको सॉल्व कर लेना. यह है क्वेश्चन नंबर कौन सा 38. क्लियर. चलो क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 3% aqueous solution of a non-volatile non-electrolyte solute at 25 degree Celsius is इतना. ऑस्मोटिक प्रेशर 3.632. ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल ICRT. नॉन इलेक्ट्रोलाइट है I1 है. CRT C इंटू R 0.0821 या 1/12 कर लो यार इसको सिंप्लिसिटी के लिए. R टेम्परेचर कितना है? वेपर प्रेशर 25 डिग्री. 25 को ऑलमोस्ट इक्वल टू 298 की जगह 300 कर लेते हैं, चलता है. तो इससे कंसंट्रेशन ऑफ द कितना मिल जाएगा? 12 इंटू 3.632 डिवाइडेड बाई 300. यह कंसंट्रेशन. लेकिन हमें क्या पूछा है? Thus its vapor pressure is वेपर प्रेशर के लिए क्या चाहिए? PA is equal to P naught A into XA चाहिए. P naught A तो गिवन है 23.7. XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर. देखो ये कैलकुलेशन थोड़ा लंबा जाएगा. मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. तो अगर सोल्यूशन का तुम कुछ अमाउंट पकड़ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, ठीक है. सो लेट द सोल्यूशन इज 1 लीटर सोल्यूशन. 1 लीटर सोल्यूशन. तो मोलरिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ द सोल्यूट. कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन. दैट इज 1 लीटर पकड़ लिया मैंने. तो जो मोल्स ऑफ द सोल्यूट होगा वही कंसंट्रेशन भी होगा. तो ये जो C मिला है हमें, ये जो C मिला है वो मोल्स भी हो सकते हैं अगर वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन 1 लीटर हो. और वॉल्यूम जितना भी मानो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज मोलरिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी. मोल फ्रैक्शंस आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो हमें मोल्स ऑफ द सोल्यूट मिल गया. मोल्स ऑफ द सोल्यूट मिल गया तो मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सोल्यूट भी मिल जाएगा. मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना होगा? ऊपर C है मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय बेसिकली टोटल मोल्स. टोटल मोल्स क्या है? कितना है देखते हैं. टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ द सोल्यूट तो मिल चुका है. अब टोटल मोल्स के लिए क्या है? वो सॉल्यूशन कौन सा क्वेश्चन है? 39 वाला क्वेश्चन है ना. नॉन वोलेटाइल दिस दस इट्स वेपर प्रेशर इज एज्यूम डाइल्यूट सॉल्यूशन. डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर के जो मोल्स होंगे वही टोटल मोल्स होंगे. क्लियर है. सॉल्यूशन जो 1 लीटर लिया है वो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वाटर ही होगा. ठीक है, क्लियर. तो 1 लीटर सॉल्यूशन का वजन जो है वो 1000 ग्राम है. 1000 ग्राम में मोल्स कितने होंगे? डिवाइडेड बाय 18 हो जाएगा.
इज दिस क्लियर? ठीक, तो ये टोटल मोल्स ऑफ द सोल्यूशन है, ये मोल्स ऑफ द सल्यूट है, लेकिन हमें मोल्स ऑफ द सल्यूट नहीं, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट हो गया, तो हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट चाहिए, तो 1 माइनस दिस होगा, सी इधर से डालना पड़ेगा। सो दिस इज अ हाईली बेसिकली हाई कैलकुलेशन क्वेश्चन वाला क्वेश्चन, मतलब बेसिकली हाई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को फिर से लास्ट में रखना है, तो हम लोगों ने पहले कंसंट्रेशन निकाल लिया, 1 लीटर सोल्यूशन एज्यूम कर लिया, ठीक है। 1 लीटर सोल्यूशन में जो कंसंट्रेशन होता है वही मोल्स ऑफ द सोल्यूट होता है, तो मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, टोटल मोल्स कितने, जो सोल्यूशन होंगे उसके मोल्स होंगे, सोल्यूशन में डाइल्यूट सोल्यूशन बोल के रखा है, तो सॉल्वेंट के जो बेसिकली मोल्स होंगे वही टोटल मोल्स माना जाएगा। सॉल्वेंट के मोल्स कितना है, कितना लीटर सोल्यूशन, 1 लीटर सोल्यूशन, जो कि वाटर का ही वॉल्यूम है मोस्टली, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 18, दैट विल बी द मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट, तो ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सल्यूट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी वेरी हाई लार्ज कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में आ जाओ। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट ए एक्स बी वाई इज रिलेटेड टू वेंट फैक्टर, मैंने क्या फॉर्मूला दिया था, डिसोसिएशन के लिए I इज इक्वल 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। तो 1 प्लस n कैसे निकालते हैं, ए एक्स बी वाई है, इन दोनों का समेशन n होता है, तो x प्लस वाई माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। इससे अल्फा निकाल, तो अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये प्लस है ना, हाँ ओके, तो 1 माइनस आई नहीं, आई माइनस 1 हो जाएगा, आई माइनस 1, आई माइनस 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबकी मोलैलिटी 0.1 है, तो भैया जो जिसकी आई ज्यादा होगी उसकी एलिवेशन मीन बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगी। आई किसका ज्यादा है, 1 नंबर ऑप्शन में Na2SO4 है, सोडियम के 2, सल्फेट का 1, तो 3 है इसका आई। नेक्स्ट वाला नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, थर्ड वाले का आई भी 3 है, फोर्थ वाले का आई जो है 4 है, एल्यूमिनियम 1 और नाइट्रेट 3, तो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 41 ऑरेली सॉल्व कर सकते हैं 41 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, a 5% solution of cane sugar is isotonic with 1% of solution of an unknown solute at इतना Kelvin, the molar mass of unknown solute is, जनरली ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन मोलरिटी के साथ है, मोलरिटी निकालने के लिए परसेंटेज W/V चाहिए, तो ये परसेंटेज W/V मान लेंगे। तो आइसोटोनिक मतलब दोनों का मोलर मास क्या होना पड़ेगा, सेम होना, दोनों का मोलरिटी क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, तो 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है इसका 342 शुड बी इक्वल टू कितना परसेंट सोल्यूशन है 1, 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय अननोन मोलर मास, निकल जाएगी इससे मोलर मास। ये कौन सा फॉर्मूला है, मोलरिटी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास इज मोलरिटी। मोलरिटी क्या होता है, परसेंटेज डब्ल्यू बाई सॉरी परसेंटेज W/V इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। इससे मोलर मास का अननोन का मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 के बाद क्वेश्चन नंबर 43, two liquids X and Y form an ideal solution at 300 Kelvin. Vapor pressure of the solution containing 1 mole of X and 3 mole of Y is 550, 550 should be equal to P naught A इंटू XA जनरली सॉल्वेंट लेते हैं, तो जिसका ज्यादा है 3 मोल्स ऑफ वाई है ना, 1 मोल ऑफ एक्स, तो कितना हो जाएगा 3/4
प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी दैट इज 1/4, ये एक इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट, एट द सेम टेम्परेचर 1 मोल ऑफ वाई इज फर्दर एडेड, वाई 4 हो गया फिर, है ना, एंड वेपर प्रेशर इज इंक्रीज बाय 1 and the vapor pressure of the solution increased by 10 mm, 10 mm मतलब 560 हो गया, should be equal to P naught A, है ना। 1 mole of Y is further added, तो y कितना हो गया, 4 हो गया, तो 4/5 हो गया, प्लस P नॉट B इंटू कितना हो गया, 1/5 हो गया। तो ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लो, P नॉट A और P नॉट B मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ए बी के जगह y और x यूज कर लो यार, ए बी का आदत है मुझे, जो ज्यादा होता है उसको सॉल्वेंट मान लेता हूँ, ए पकड़ लेता हूँ, तो ए के जगह वाई डाल लो, है ना, समझ में आ जाएगा, ये कर लोगे आगे। क्वेश्चन नंबर 43 हो गया अपना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। A binary liquid solution is prepared by mixing NH10 and ethanol। एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इथानॉल में है, तो पॉजिटिव डेविएशन दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए। Which one of the following statement is correct regarding the behavior of the solution? The solution is non-ideal, showing positive deviation from Rawls law। ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो पॉजिटिव डेविएशन का एकदम सिंपल है, एक में जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं रहता, एक में रहता है। नेगेटिव के तो फिक्स है, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन और स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, है ना, क्लियर। और पॉजिटिव डेविएशन में और एक एग्जांपल होता है, वाटर प्लस इथानॉल भी हो सकता है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन वाटर में 4 वे है, तो वो 4 वे टूट जाएगा, ठीक है। तो वीक बॉन्डिंग क्रिएट होना चाहिए फाइनली। तो लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 45। द डेंसिटी ऑफ zero density of a 3 molar acid solution, that is इतना परसेंट by mass, तो molarity 3.6 is equal to density into percentage W by W 29 into 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना होता है H2SO4 का 98, तो इससे क्या मिल जाएगा, डेंसिटी मिल जाएगा। फॉर्मूला रट लो, मैंने पहले भी दिया है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द end of the paper discussion today. So see you in the next exam solution then.